Hope you could make up your mind for logical thinking. So the topic, it is being handed over to you, and hopefully start your viewpoint. Yeah, carry on. Have a nice morning to all of you. Today I am very good opportunity to say something about myself. The introduction is the most important part of any topics. I want to introduce myself. My name is MD Addamasrada. I have completed my diploma in computer science engineering on this year. My topic is that which one is the better, online classes versus offline classes. As you all know that online classes the very best learning to all of you. Now I am the computer science engineering students, and I am just online education from the Udemy and the Khan Academy. I am also doing a course from Harvard Universities that is related to computer science. The online platform is the very larger platform and very beneficial to learn. Whatever you want to learn, then you can learn with the help of online and with the internet. But in the offline, it is also good, but not say the bad, but in the online education, that will be also the tutor from the foreigners. There will you get a lot of things from that, what in the new skills develop you can get. Whatever you want, then you can be give. According to myself, the online classes is better than offline classes. 39. पहले नंबर बोल दीजिएगा। 49 शाह आलम खान। कबल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं तमाम अपने जजेस साहिबान का शुक्रगुजार हूं, और जो भी असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ऑनलाइन जो एजुकेशन है, तालीम है, मैं उसके अगेंस्ट यानी ऑफलाइन तदरीस के फेवर में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि जब हम ऑफलाइन आते हैं अपने बच्चों से, या एज ए टीचर हम जब अपने बच्चों से इंटरेक्ट तामुल करते हैं, तो अखलाक उनको हम सिखाते हैं और ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि जब हम तामुल करते हैं तो एक कल्चर को दूसरे कल्चर पे हम मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं मिसाल दूँगा जश्न-ए-12, कोविड-19 ऑनलाइन जब एजुकेशन हो रहा था तो जश्न-ए-12 2 साल से हमारे दरमियान से जुड़ा था। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन आए, ये जो सकाफत हमारे दरमियान जो कल्चर फिर से दोबारा जिंदा हुई है, कहीं ना कहीं ऑफलाइन का ही सबूत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अभी गुज़िश्ता 2 साल मैं टीचिंग लाइन में था, तो वहाँ पे जब मैं ऑनलाइन टीचिंग किया और फिर शिफ्ट हुआ ऑफलाइन टीचिंग में, तो बच्चों के अंदर एक अखलाकी जो गिरावट थी उसका एहसास हुआ। बच्चे क्या है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाली है, वो कैमरा ऑफ किए हैं, माइक को ऑफ किए, हम क्या चीज़ों को दे रहे हैं उन तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही कुल्ली तौर पर। जब हम वो ऑफलाइन आए तो इतनी कमियों का एहसास हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि जो ऑफलाइन तदरीस हो रही है या जो इक्तिसाब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन से बेहतर है। और भी बातें मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह, बस इतनी बात। 49 नंबर बता के आप बोलिए, बोलना शुरू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 63 रज़ाउल्लाह। जैसे मेरे बड़े भाई ने तालीम के सिलसिले में हमें बताया, और मैं चाहता हूँ कि तालीम क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो जाए। इल्म की अगर लुग़वी माना देखे, जिसका मतलब ये होता है कि जानना और पहचानना। सवाल ये है कि जानना और पहचानने में शुमार कौन कौन सी चीज़ें हैं। इल्म किसी भी तरह का हो सकता है, इल्म सीखने का नाम है, इल्म पहले है अमल बाद में है। तो मैं इसके अगेंस्ट में ये कहूँगा कि अगर हम तालीम याफ्ता समाज बनाना चाहते हैं, एक मुआशरे को तस्कील इल्म के ज़रिए करना चाहते हैं, और उसी के ज़रिए समाज को उरूज इर्तिका के
मनाजिल तय कराना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम ऑफलाइन तालीम हासिल करें। तालीम याफ्ता हर वो इंसान हो सकता है जिसके अंदर अक्ल सलीम है। और इसका जिंदा अगर मैं मिसाल दूं, 1400 साल पहले की, हमारे नबी को पढ़ना नहीं आता था। वो ज्ञान हासिल करने के लिए पहाड़ के कैब में जाकर बैठे रहते थे, जिसका नाम था गारे हिरा। वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम। My name is मोहम्मद फुजदिल, सीरियल नंबर 26। मैं ऑनलाइन एजुकेशन के सपोर्ट की बात करना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोगों ने देखा है अभी पिछले कुछ सालों में कि हमारी यूनिवर्सिटी मार्च 2019 में पूरी तौर से बंद हो गई थी और पूरी दुनिया का जो निज़ाम था वो दिरहम दरहम हो चुका था। सारी चीज़ें रुक चुकी थी और थम चुकी थी। इसके बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और अब तक भी, और इसके इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन को। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, ई लाइब्रेरी और स्वयंप्रभा जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको प्रमोट कर रही है। और हमारे पास उस टाइम पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सारी चीज़ें रुक चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। और इसमें एक ये होता है कि अगर आप कभी भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई एज या इस तरह की कोई ये नहीं होती है। आप घर बैठे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, इसके साथ भी आप जॉब के आने के बाद में भी इस तरह के टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आप कभी भी कोई कोर्स लेकर के ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑनलाइन क्लास के फेवर हूँ। ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। इससे हमारी एनर्जी बचती है और इसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। किसी भी वक्त हम, जिस वक्त हमें हमारा ज़हन प्रिपेयर है, हमारा मन है, उस वक्त हम पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिया ख़ासकर इनसे ख़वातीन को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑनलाइन क्लास नहीं होने से, ऑनलाइन क्लास से सेफ्टी मिलता है। घर पर ही ऑनलाइन क्लास अच्छे से किया जा सकता है, किसी एक कोने में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास के ज़रिया ना ही ड्रेस की ज़रूरत है, ना ही बच्चे को स्कूल भेजने की ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लास एक प्रभावी क्लास है। और हमें कोई भी मालूमात हासिल करने हो तो अगर हम जैसे टीचर के पास जाते हैं, टीचर एक वक्त बता देते हैं, या फिर हमें किताब देखने में, उस चीज़ की मालूमात लेने में हमें काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के ज़रिया हम आसानी से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन Okay, now on. Hello. 58, sir. Now this is Mohammad Amir Akram. Now look to favor of offline. Okay, because you know offline study is more effective. Because when you are going to understand any topic, anything, it will be more effective to you when you are going to understand that things. Like as a what's the content. If you are studying offline, you are not going to understand. You are also not in learning mode. It's also point. Okay, interaction with the teachers. If you are not going to interact with the teacher, you are not going to learn with effectively and practical way. That will be that will affect on them. Okay, presentation of mind. There is no presentation of mind person who are going to learn online. You know, very well lots of means 70 to 80% means students, they are not going to give focus on whatever they are teaching teachers on online. Okay, because if you are in classroom, that will be more effective, more interaction. We are going to learn practical things. If I'm talking about the mainly means professional courses and technical courses, it's a totally basically practical. If you are not going to learn practical, how you are going to understand that stuff? That's the main important for the learning system. Okay, study of environment. If you are studying in environment,
then your mind will be more presentable. If your mind is not presentable, you are not going to understand that matter. There is a main thing about the quality. You are not going to produce the quality. There is no need of quantity. Okay, when you are going to in corporate world, they don't want to quantity person. They will think what you have learned, what you insight. That will become in effective way when you are going to learn. Thank you, sir. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का और हमारे उस्ताद मोहतरम का सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 33 मोहम्मद जाहिद 35। तो मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस की फेवर में कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस जो है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। वो इसलिए कि ऑफलाइन में बच्चे से इंटरेक्शन करते हैं तो उनसे हमें मालूम होता है उनकी कमियों के बारे में, उनमें क्या नीड्स की ज़रूरत है। और इसी तरह से ऑफलाइन में ये होता है, ऑफलाइन में ये होता है कि एक्चुअल और इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। ये ऑनलाइन में नहीं हो सकता, ये ऑफलाइन में ही हो सकता है। और जो है कि इससे हम असेस कर सकते हैं बच्चों के अंदर क्या कमी है। इसी तरीके से ऑनलाइन में धोखाधड़ी होता है, ऑफलाइन में नहीं होता। वो इसलिए कि हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। ये ऑफलाइन में नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन में ऐसा होता है। और एक्चुअल लर्निंग नहीं हो पाते, जिससे जो है कि हम समझ नहीं पाते। 23 मोहम्मद शाहनवाज आलम। मैं शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय का प्रतिनिधित्व करता हुआ इस समय यहाँ मौजूद सारे दर्शकों और निर्णायक मंडल के सदस्यों को सलाम करता हुआ ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में बोलना शुरू करता हूँ। महोदय, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोरोना के दौर में लाशों के ढेर बिखरे हुए थे, जब भारत की शिक्षा व्यवस्था डूबने के कगार पर थी, तब भारत की शिक्षा व्यवस्था अगर बच पाई है तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा वो गरीब लोग जो पैसे को देकर एक इफेक्टिव एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उसको एजुकेशन देने का एक बहुत ही सस्ता और एक अच्छा माध्यम ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही कम संसाधन में आप एजुकेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन एजुकेशन में मौजूद है। साथ ही साथ इसमें वक्त की बचत होती है। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो रास्ते में आपको वक्त लगता है जाने में, कभी ट्रैफिक बिजी है तो आप पहुंच नहीं पाते हैं। जो प्रोफेसर या टीचर्स होते हैं वो 5 मिनट लेट आते हैं, 10 मिनट लेट आते हैं। तो ये जो बहुमूल्य वक्त है उसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अगर बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की तो हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी है, चाहे आईटीज का हो चाहे नेशनल हो, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए हम ग्रुप बना सकते हैं और जो कोलैबोरेटिव एजुकेशन का नारा हम लोग दे रहे हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जो एनईपी आया था 1986 में, उसमें एक्सेस की बात कही गई थी और उस एक्सेस को पहुंचाने का काम करता है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि हर जगह आपको स्कूल नहीं मिलेंगे महोदय, और मिलेंगे भी तो उसका वो हालत नहीं है जहां पर एजुकेशन दिया जा सके। कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है, कहीं दीवार नहीं है, कहीं बेंच नहीं है। यही नहीं, अगर अच्छे टीचर चाहिए तो उसके लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी गांव में आप ऑफलाइन तो दे सकते हैं लेकिन वहां 46 मेरे अस्सलाम वालेकुम ऑल जजेस एंड प्रेजेंस हियर। मेरा आज का जो टॉपिक है ऑफलाइन है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आज हम जिस डिबेट पे बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ है। जब हम ऑफलाइन होते हैं तो ये एक्टिविटीज़ लैग होती है। तो सबसे पहला यही है कि हमारी एक्टिविटीज़ में डिबेट है जो शामिल है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए और एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किसी भी स्टूडेंट के जब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती है एज ए स्टूडेंट ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसके बाद हम देखते हैं कि बात जब आती है कि ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन एजुकेशन में आप इंडिया की पॉपुलेशन को जान रहे होंगे कि 68% गाँव में रहती है। लैक ऑफ नेटवर्क एरिया है
जहाँ पर पुअर फैमिली रहती है और अनअवेयरनेस रहती है नेटवर्किंग से, ऑनलाइन एजुकेशन से, तो उनका क्या होगा? क्योंकि हमारी जो संख्या है, तो अगर हम 30% तो 70% हम नॉन एजुकेट हो रहे हैं, उनका क्या होगा? फिर इसी तरह हम जब देखते हैं कि कंप्लेन आती है हमारे जब फैमिली से कि बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन क्या फ़ायदा उनका? हमें बोला जा रहा है कि एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन क्या फ़ायदा? तो इससे यही पता चलती है कि जब हम लाइव क्लास में नहीं होकर फिजिकल क्लास में होते, हमारी पर्सनालिटी, हमारी माइंड प्रेशर, हमारी बोलने की। थैंक यू। हमने जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल में पहले ही बता चुका था कि इल्म के माना होता है जानना और पहचानना, और हम ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन भी गांव तक जाए, उसको सिखाया जाए। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप उसको वो सारी माध्यम नहीं दे सके तो उसको सिखाने के लिए ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी एक सीखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस चीज़ में इल्म हासिल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ भाई ने ये बताई कि अगर कोई एक्टिविटीज़ ना हो तो हमारे इल्म में निखार नहीं होता है। मैं आपको ये जिंदा मिसाल देता हूँ, जिस वक्त आप कोरोना और कोविड काल में आप घर पे थे, तो क्या उस वक्त हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं। हमने बड़ी आसानी के साथ जैसा कि भाई ने बताया था अभी कि जैसे ही ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, डिजिटल लाइब्रेरीज ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डिजिटल लाइब्रेरी हो तो गई है, लेकिन तलबा के अंदर से जमालियाती हिस्स हमने ख़त्म कर दी है। जमालियाती हिस्स हमने क्या है, ख़त्म कर दी है। उसके साथ साथ एक ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग होने से ये भी हुआ है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है कि एक टीचर से हम 200 बच्चों को तदरीस करा लग रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं जहाँ पे सिर्फ 200 बच्चों के लिए 10 टीचर की जरूरत थी, वहाँ हम एक टीचर से 200 बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट की भी ज़्यादा हो गई है। ये दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जमाती हिस्स खत्म हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है। Thank you. And just wanted to cut his point. He's saying that in online classes there is no consistency, no effectively, and no there are the student are cheating. But it's depend on you. As you know that if you want to read a consistency, then you can read easily. There is no any matter. If you want to get from the foreign teachers, then how will you go to the foreign if you are not able to that? I just wanted to that online is the better that I am also as the students. I wanted to do a course from the Udemy. That is the not able to. The course is to make the develop. But there is no any goes to the any Harvard University or no anywhere. But in homes I will read everything and got a lot of knowledge with the help of online. Your number? 39. 46 MD दानिश। जैसे कि ये भाई बता रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन सबसे अच्छी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन है, आपको सिर्फ जॉब दिलाती है। और हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें सोशल चेंजर चाहिए जो समाज के स्ट्रक्चर बनाए। I'm thankful to once again that sir is giving me the second opportunity to say something. The topic was given which is the better and which should I be against. The topic has been economicals and caste. 39. My topic is that I always be supporting the caste. As you know that the government is also giving the support of the caste in every platform in the government job. As you can give also example of UPSC, there is the much and more chances to the OBC and SC ST. In the general there is no much and more chances to be sitting on. And if you are belong to the OBC, there are a lot of chances to sitting in the UPSC, and also if you are the huge rank, you will be get selected in the IPS or the IAS. That is a very good platform. That is the caste. Due to the caste, we all are Muslim. That is belongs to the OBC or SST. That is due to the caste we are all are selected. If I belongs to the financial and the general caste, we not able to the selected. So my opinion is always with the caste is supports, and we are now here with the help of caste. Okay, now I'm going to favor about to economical weaker section.
Okay, you know, we have to think rationally. We should not have to think about emotionally. Whatever was our history, we have to think about rationally. Means, you know, which person are poor, they will have to deserve first. You know, if somebody have a lower caste, but they have, you know, means rich in their wealthy, you don't have to say about you are going to get the benefit of that means caste system. It's not going to make you balance to your India. It's going to make inequality. You know, I'm giving you example about the Tina Davi. Tina Davi getting the, you know, reservations benefit. You know why? Because he was a certain reservation category. One of the person who he's from decent family. Why it's an inequality? You have to think about that. Our India is 70-80% of the poor. If somebody means have a reservation category, but they have a wealthy, they not have to deserve for that. Who's our weaker sex? They are unable to get the infrastructure for quality education, quality living of standard. That's I will say they have to go first. It's going to be rationally. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. So we are talking about the education should be given on economic basis और caste. So सबसे पहले ये समझते हैं कि caste system हमारे देश में आया ही क्यों था. Caste system हमारे देश में इसलिए आया था क्योंकि हमारे देश के अंदर discrimination था. कई सारी जातियों को छोटा माना जाता था, अछूत माना जाता था, जिनको बड़ी बड़ी फैसिलिटीज से दूर रखा जाता था, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था. इसलिए कास्ट सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. दूसरा, एजुकेशन को एक सीढ़ी की तरह हम मानते हैं. एजुकेशन के थ्रू ही हम किसी कम्युनिटी का, किसी फैमिली का या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डेवलपमेंट कर सकते हैं. इसलिए हमें कास्ट के बेसिस पे भी एजुकेशन को प्रमोशन करना चाहिए. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम. नेक्स्ट सॉरी अस्सलामुअलैकुम. मैं अब सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, मुझे दोबारा मौका मिला इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. अब जैसे कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम और आरक्षण के बेस पे जो रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, इसकी तो रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो आरक्षण जब दी गई थी 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय आरक्षण की बात की गई थी. तो उस समय जो आरक्षण की बात की गई थी तो तीन तरह से आरक्षण देने की बात की गई थी. पहला था सामाजिक, आर्थिक और जो भी शैक्षणिक आधार पर देने की बात की गई थी. लेकिन उस टाइम क्या था कि आरक्षण जो सामाजिक आधार पर दी गई थी वो मात्र 10 वर्ष के लिए दी गई थी, और आज आज़ादी के 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी आरक्षण चलता जा रहा है. तो ये आरक्षण कहाँ तक अभी तक चलता जा रहा है? ये तो गलत है ना. और जहाँ तक बात है कि जो लोगों को आरक्षण मिलती जा रही है, उन लोगों को बार बार आरक्षण मिल रही है. जो भी बड़े लोग हैं, जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जिसको शरण बोलते हैं, वो लोग उन लोग का स्थिति इतना बिगड़ता जा रहा है, और बिगड़ने के कारण उन लोगों की स्थिति हो गई, उन लोगों के जो बच्चे हैं वो एकदम गरीब होते जा रहे हैं. तो क्या ये सही है? उनके अंदर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्या वो आगे बढ़ पा रहे हैं? और जो भी ओके, इसी के साथ मैं बात को खत्म करी. 70. जी सर, मोहम्मद शाहनवाज है. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जाति पहले थी, शायद इसीलिए केरल में एक महिला को अपने स्तन को काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसको वहां पर सिर्फ इसलिए कि वो एक खास जाति में पैदा हुई है, उसके लिए अपना अर्ध नग्न होना पड़ता है उस समाज में. उस समाज में क्या उसको आप हक नहीं देंगे? महाराष्ट्र में अगर कोई दलित पैदा होता था तो उसके गले के नीचे एक मिट्टी का थैला लटका दिया जाता था कि आप थूक यहीं पे फेंकोगे, उसके पीछे जो पेड़ होते हैं उससे कुछ तना लगा दिया जाता था कि आपके कदमों के निशान इस पर चले नहीं. कई ऐसे तमिलनाडु में गांव है जहां पर अभी भी पैदल उतर कर चला जाता है, वहां जो चप्पल है उसको उठा लिया जाता है. क्या आप उसको समानता नहीं देंगे? मैं आपका पॉइंट अगर रेज करूं तो आपने बोला कि 10 साल के लिए संविधान में लिखा गया है कि रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन वो वहां पर ये नहीं लिखा गया कि 10 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए. वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको लगा था 10 साल में पूरी की तरह से समानता आ जाएगी. क्या आप बताइए, जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें जितने भी गरीब है वो सबसे ज्यादा किस जाति में है? ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है. जितने भी अमीर हैं वो किस जाति के हैं? स्वर्ण जाति के हैं.
मैं बोलना चाहता हूं कि अगर रोटी है आपके पास, आपको एक रोटी का भूख है, इनको 2 रोटी का भूख है, क्या समानता इसमें दोनों को बराबर देने में है, या जिसको जितना भूख है उसको उतना देने में है? एक समावेशी शिक्षा नाम का एक शब्द एजुकेशन में आता है, यानी जिसको जितना जरूरत है उतना हक दिया जाना चाहिए, और वो चीज इसमें अप्लाई होता है। स्टॉप। शाह आलम खान 49। यहाँ पे जो ज़ेरे बहस मसाला है वो ये है कि जो रिजर्वेशन दिया जाए वो माली एतबार से कमज़ोर लोगों को दिया जाए, या जो ज़ात पात के बिना पर कमज़ोर लोगों को दिया जाए। हाँ जज साहब, मैं इस बात की तायद करता हूँ कि जो लोग माली बिना पर कमज़ोर है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अगर इस टर्म को देखा जाए इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमिक एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें ज़ात पात सब के सब शामिल हो जाएंगे। अगर इस नाहिए से इस नुक्ते पे गौर किया जाए, अगर हम जो वो इंसान जो माली एतबार से कमज़ोर है अगर हम उसको रिजर्वेशन देंगे तो उसमें कास्ट भी आ जाएगा, और वो तबका जो अपॉर्चुनिटीज से मौके से महरूम है हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। अगर हम सिर्फ जात के बिना पर किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो मुमकिन है, जैसे भाई ने कहा था कि एक ओबीसी या एससी एसटी का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्या क्या जो मालदार हो गया, लेकिन उसका बेटा भी फिर मालदार होगा। दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है, हमें दूसरों को मौके देना है, हिंदुस्तान को उस ऊंचाई में पहुंचाना है जहां का उस वक्त हिंदुस्तान आजाद हो, तो जो लोगों ने ख्वाब देखा था हमें वहां पहुंचाना है। ऐसा नहीं एक मालदार तबका है उसको मालदार करते चले जाना है, जो गरीब तबका है उसको गरीब करते चले जाना है। नीचे बातों में बात समझ कर रहा हूं। सबसे पहले समझना होगा कि जुल्म की बुनियाद क्या है, इसको पीछा किस बुनियाद पर डाला जा रहा है। अगर जात की बुनियाद पर तो फिर सहूलत भी जात ही की बुनियाद पर दी जाएगी। किसी दूल्हे को हमने अक्सर ये पढ़ा है कि उसको घोड़ी से उतारा जा रहा है इस वजह से कि वो एक पिछड़ी जात को पैदा हुआ है या फिर वो उसको मानता है। तो जुल्म जिस बुनियाद पर होगा सहूलत उसी बुनियाद पर दी जाएगी, तभी पिछड़ों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की की राहें हम हमवार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मेरी बहन ने कहा कि अब तक रिजर्वेशन क्यों मतलब वो चलता चला आ रहा है, वो एक कम मुद्दत और मिकदार के लिए था। वजह उसकी ये है कि जुल्म खत्म नहीं हुआ, वो मर्ज नहीं खत्म हुआ, उसकी तशखीस हो गई है, लेकिन वो मर्ज आज भी समाज में जू का तू है। इसी वजह से जरूरत है कि हम उन लोगों के उत्थान करें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तालीम में आगे बढ़ाएं, रोजगार में आगे बढ़ाएं, समाजी तौर पर उनको हक दिलाएं। सबसे बड़ी बात हम उनको ये बताएं कि आप इंसान हैं और आपको इंसान होने का पूरा हक है। सर, मेरा मानना ये है कि रिजर्वेशन कास्ट पर मबनी नहीं, माश पर मबनी होनी चाहिए। मोहम्मद अशरफ। जी सर, मोहम्मद अशरफ। क्योंकि सवाल ये है कि रिजर्वेशन आखिर दिया किस बुनियाद पर दिया किस बुनियाद पर जाता है। रिजर्वेशन पसमानदा लोगों को दिया जाता है, और पसमानदगी का ताल्लुक आया कास्ट से है या माश से है। अगर पसमानदगी का ताल्लुक कास्ट पर है तो रिजर्वेशन कास्ट को दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर पसमानदगी का ताल्लुक माश से है तो रिजर्वेशन माश की बुनियाद पर दिया जाना चाहिए। हम अपने समाज में देखते हैं कि जिसका माशी स्टेटस अच्छा होता है वो हर लिहाज से अच्छा होता है, एजुकेशन में भी, अपने लाइफ स्टैंडर्ड में भी, इसलिए उसको रिजर्वेशन की ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके मुकाबले में जिसका माशी स्टेटस लो होता है तो वो हर लिहाज से पसमानदा होता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो या लाइफ स्टैंडर्ड के मामले में हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि एक लोअर कास्ट का लड़का अगर अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ है उसके बावजूद भी उसे ज़िंदगी भर रिजर्वेशन मिलता रहे, और एक गरीब ख़ानदान का लड़का अगर एक अपर कास्ट का लड़का अगर गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। स्टॉप। अपना नाम और नंबर बोलिए। मोहम्मद महफूज आलम 20।
ना अरमान रखता हूँ ना फरमान रखता हूँ, दिलो जान से सुन ले तो सुनने वालों को दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक। कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन के बारे में सबसे पहले जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के टाइम हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहा करता था। लेकिन जिस टाइम आज़ादी हुई, आज़ादी होने के बाद हमारा मुल्क दो हिस्से में बट गया। वो जो दो हिस्से में बटा, जाति के आधार पर बटा, कास्ट के आधार पर बट गया। मुस्लिम माइनॉरिटीज, मुस्लिम ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चले गए और बाकी हिस्सा जो है हिंदुस्तान में रह गए। वहीं पर हमें कहीं ना कहीं ये नज़र आया कि जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम बच गए हैं, रह गए हैं, वो कम संख्या में, इसको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, उस टाइम ये तस्वुर किया गया था कि इसको कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। आप तस्वुर कर सकते हैं किसी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बैठ के अकेला क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है, पीछे के बेंच में बैठ के पढ़ रहा होता है, सारा स्टूडेंट एक साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन एक अकेला स्टूडेंट अकेला किसी कोने में बैठ के खाना खा रहा होता है, उसके जहन में क्या गुजर रहा होता है, उसके दिल में क्या गुजर रहा होता है, यही चीज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने झेला, तब जाके कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन के बारे में बात की। अस्सलाम वालेकुम ऑल जजेस एंड प्रेजेंट्स हियर। मेरा नंबर 46। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले इकोनॉमिक बहुत बड़ी टर्म होता है किसी भी इंसान को जीने के लिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि किसी भी इंसान को जीने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सबसे बड़ी चीज़ होती है। कि कार्ल मार्क्स का कहना है, और बहुत बड़ी रिवोल्यूशन हुई दुनिया में, कि बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब इंसान का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है तो सुपर स्ट्रक्चर बदलता है, उसके बाद इकोनॉमिक बढ़ती है, पॉलिटिकल उनके अवेयरनेस होती है, सोशल अवेयरनेस होती है। और इसी तरह हम बताना चाहेंगे आपसे कि इकोनॉमिक एज ए फ्यूल काम करती है। जिस तरह गाड़ी में ईंधन जो जरूरी होती है जैसे कि पेट्रोल, उसी तरह इकोनॉमिक इंसान के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए इकोनॉमिक सबसे बड़ी पावर। अगर इकोनॉमिक आपकी अच्छी है, आप दुनिया की हर चीज चेंज कर सकते हैं। Now 30 seconds for everyone. For counter arguments. Okay, I just wanted to ask a question that why the caste reservation should be given. You know that earlier the lower caste, the people have been tortured. They will not be attend the marriage ceremony. They will not attend his house. They will not attend the so that after Bhimrao Ambedkar is thinking that we all to make a caste certificate. Due to the caste certificate, now all other people are be getting succeed. You can also give the example of my Kashmir's brothers and sisters. Due to reservation, we all are readings. And in every universities and crack the UPSC exam with the help of reservation. If the caste argument is economical, they will not be give the chances. That is a very good opportunity to give the chance after all that we have given to crack every exam with the help of SC. Because you are getting a time span which is allotted to you, you have to finish your views in that span. Okay, okay, hello. Now I'm going to counter this brother. He said who's are a depressed person who as on the basis of caste. It's okay if he's a depressed, he's not getting the means he's also poor. They can get the benefit of the reservation. If somebody who's are economically good and he's also lower caste, like, Brahman is also poor person. In Muslim, Sayyid and Khan there is also poor person. They should be have to get first now. If they're not getting, you have to think about that ideology. What is the background? If you're saying that who are the persecuted person who are means depressed by the community, it's okay. If you are poor and persecuted, they can get. But you have to think about that who the Brahman is also poor. He should also get now because he is economically backward. Zero. Start. जैसे कि हमारे भाई ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि एजुकेशन उनको मिलना चाहिए जो पैसे के एतबार से, माली एतबार से कमज़ोर है।
पर आप ये भी देखिए रिजर्वेशन सिस्टम के वजह से जो लोग जिनको अछूत माना जाता था, जिनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उनको एजुकेशन मिलने के कारण वो अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं। इसी से एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, पूरे उसकी फैमिली का, उसके समाज का ग्रोथ होती है। थैंक यू। जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि आरक्षण जो है वो आरक्षण से जो भी हमारे जो छुआछूत की भावना आती थी वो तो उनका ग्रोथ होता है, उनके समाज का ग्रोथ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आरक्षण का जब मुद्दा उठाया गया था 10 वर्ष के लिए समानता का, तो उस टाइम में क्या समाज को एक समान कर देना था, तो वो समाज तो समान हो गया। अब लोगों के अंदर छुआछूत की भावना भी नहीं है। तो अब आरक्षण जो है वो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आरक्षण नहीं होनी चाहिए, आरक्षण होनी चाहिए बस, बट वो इकोनॉमिकल आधार पे होनी चाहिए आरक्षण। स्टॉप। नेक्स्ट। तो मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि जो इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। मान लेते हैं आप दे दिए। आपको पता है कि भारत में कितने भ्रष्टाचार है। जो मुखिया है जो 20 लाख रुपया महीना भी कमाता है वो भी बोलेगा हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि भारत में हर चीज डुप्लीकेट मिलता है। भारत में 4 पहचान पत्र आप बना सकते हैं, तो फिर आप आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना सकते हैं? तो ये आपका जो बात है वो यहीं पे विफल हो जाता है। थैंक यू। अभी ये मसला दरपेश आया हमारे दरमियान कि जो रिजर्वेशन देना है वो कास्ट के बिना पे देना है। इसलिए जो लोग अपना पॉइंट पेश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसलिए कि समाज में बराबरी पैदा हो, वो लोग सर ऊंचा करके जी सके। कहीं ना कहीं वो ये नहीं सोच रहे कि अंबेडकर जी ने ये बात कही थी अपनी किताब में, कास्ट के ऊपर किताब लिखी है, और गांधी जी के नजरिए को उन्होंने तरदीद भी की थी कि हमें शहर के अंदर गांव के और निचले तबके के लोगों को पहुंचाना है। बल्कि गांधी जी कहना यह था कि गांव को साम्राज्य बनाना है। अगर अंबेडकर जी का नजरिया ये होता कि हमें जात पात के नजरिए पर हमें रिजर्वेशन देना है, बल्कि उन्होंने तरतीब की थी हमें क्या है, निचले तबके के जो लोग हैं जो माली एतबार से कमजोर है, माशी एतबार से कमजोर है, उनको आगे लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, ताकि वो हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी में अपना नुमाया काम अंजाम दे सके। ये असल मकसद था अंबेडकर जी का रिजर्वेशन लाने का, ऐसा नहीं था। 19 मदीन अशरफ, मेरे भाई ने एक सवाल उठाया कि पसमानदगी का ताल्लुक गरीबी से, गुर्बत से अगर स्टेटस मेंटेन कर लिया जाए तो भेदभाव नहीं होगा। रामनाथ कोविंद साहब को तमिलनाडु के एक मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। स्टेटस मेंटेन कहने को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन उनको जाति की बुनियाद पर आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मेरी बहन ने वाली बात कही कि अभी तो खत्म हो जाना चाहिए रिजर्वेशन को, इतना टाइम गुजर गया। आप ये देखिए कि अभी भी लोग उसी बुनियाद पर जुल्म के शिकार होते हैं, और हमें एक टीना डाबी तो नजर आती है कि जो बहुत ही ज्यादा जो है वो उसके पास पैसा है, उसको क्या जरूरत है आरक्षण की, लेकिन उसको बुनियाद बना करके उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जिनको आज भी सड़कों पर मारा जाता है, और जिनको कह करके मतलब जबानी जुल्म उनके ऊपर इतने होते हैं कि वो उनका मेंटल प्रेशर इतना होता है कि वो समाज में समझते हैं कि हम इंसान नहीं है। तो ये आरक्षण उनको सबसे बड़ी दलील ये देता है कि आप तालीम में भी जाएंगे और आप एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। स्टॉप। मदीन अशरफ क्या? मोहम्मद अशरफ। भाई ने कहा कि जिस पर जुल्म होता है रिजर्वेशन उसे मिलना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यहाँ मौजू ये नहीं है कि किस पर जुल्म हो रहा है किस पर नहीं हो रहा है, किसके साथ भेदभाव हो रहा है किसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कमोबेश हर एक के साथ हो रहा है। ये बहस का दूसरा मौजू है और इस मर्ज का इलाज भी दूसरा है। रिजर्वेशन देकर के आप किसी के साथ भेदभाव या जुल्म ज़्यादती को खत्म नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन का ताल्लुक पसमानदगी से है और पसमानदगी का ताल्लुक माशी स्टेटस से है। अगर किसी का माशी स्टेटस बुलंद है तो मेन स्ट्रीम में भी रहेगा, खुशहाल भी रहेगा, लाइफ स्टैंडर्ड भी बेहतर रहेगा। इसी तरीके से अगर किसी का माशी स्टेटस लो है तो आप उसे रिजर्वेशन के जरिए से मेन स्ट्रीम में दाखिल कर सकते हैं। तो जिसका माशी स्टेटस पहले ही से बुलंद है उसे रिजर्वेशन क्यों दिया जाए सिर्फ इस बुनियाद पर? स्टॉप। हमारा 60 है।
आप अपना नंबर 20। सबसे पहले मैं मेरी बहन को ये बताना चाहूँगा, उनका पहला पॉइंट ये था आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर यही बात है तो जिस तरीके से यहाँ हम लोग अपने साथियों में बैठे हैं, आप यहाँ खुद महसूस कर रहे हैं कि लड़कियों के आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इकलौती बैठी है। दूसरी बात, सभी भाइयों को मैं काउंटर करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक की बेस पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के बेस पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक के बेस पर ही सही होता तो एकलव्य से अंगूठा मांग लेना क्या सही था उस टाइम? एकलव्य से अंगूठा मांग लेना क्या सही था? क्योंकि अर्जुन एक बड़े कास्ट से राजा का बेटा था, लेकिन एकलव्य क्या था, एक छोटे जाति से बिलोंग करता था, फिर भी उनसे अंगूठा मांग लिया उसके टीचर, वो क्या था? सही था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम क्या करें जाति इकोनॉमिक के आधार पर रिजर्वेशन दें, बल्कि रिजर्वेशन स्टॉप। 46 दानिश। मैं इस भाई का नाम नहीं जानता, सॉरी, शाहनवाज भाई, कि जैसे कि इंडिया में बताना चाहेंगे कि ये गेम थ्योरी है, प्रेसिडेंट बैठा रहे हैं लेकिन गेम थ्योरी है, बेनिफिट्स कहीं नजर नहीं आती, नो बेनिफिट्स, ओनली सपोर्ट फॉर वोट। और हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम कास्ट फॉलो करते हैं, वी रिटर्न इंडियन फिलोसफर फाउंडेशन, जो इंसान को सिर्फ बर्थ लेवल से मानती है, ना कि उसके एजुकेशन, ना उसके एक्सप्रेशन, ना उसकी फाउंडेशन। ये बहुत बड़ी भूल है अगर कास्ट पे हम करते हैं। Yusuf 23, can I speak? Okay, precise. इनको रिजर्वेशन तो चाहिए, लेकिन जब शादी करना हो, भाई शादियां उनकी हुई जिनको न था अक्लो शऊर, उनकी हुई जाती रही, जिक्रे निकाह होता है। ये मामला कुछ इस तरह का हो रहा है कि वी जजेस आर आल्सो इन डोल्ड्रम्स दैट माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर हैं और जुबान खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आग भड़क रही है, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि इस डिबेट को मज़ीद इसमें इजाफा करते हैं और आप एक बार और व्यू पॉइंट अपने रखिए, चाहे वो काउंटर आर्गूमेंट्स हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशंस हो, आपका मोस्ट वेलकम है। और उसका ड्यूरेशन क्या होगा अभी सर? 15 seconds only you are getting. Precise, very precise. And this is the final round which will decide who is supposed to be the winner. Final round. Your time starts now. इनको रिजर्वेशन तो चाहिए, लेकिन जब शादी होना होता है तब वहां पर जाति को खोजते हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर कोई दलित है तो उनका नेता स्वर्ण होगा, लेकिन कितने स्वर्णों का नेता एक दलित है, मुझे ये बात बता दीजिए। बिल्कुल मुखालिफ वाले हजरात इस बात से नावाकिफ है कि हरगिज ये जो रिजर्वेशन था ये जात को प्रमोट करने के लिए नहीं था। इस बात को ये समझ जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का था कि हिंदुस्तान और अपनी तरक्की के लिए काम कर सके, तालीम में आगे बढ़ सके, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके। रिजर्वेशन का वाहिद मकसद यही था। और अगर हम जात के बिना पर देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज फौत होती नजर आएगी। अगर हम माल के एतबार से, माशी एतबार से। What's your number? Shalam. 46। कास्ट रिजर्वेशन तो मानते हैं, लेकिन स्टेटस इसमें दी जाती है। दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है, हम बोल रहे हैं हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन कास्ट ही एक ऐसा वीपन है जिसमें कि आपको डिफाइन किया जाता है कि आप क्या हैं। आप पता लग जाता है कि आपका कास्ट, आपका लेवल क्या है। इसलिए कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए कभी। Stop. What's your number? Danish. 20। जैसा कि मेरे भाई साहब ने बताया कि ये कास्ट के नाम पर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का एक स्टेटस होता है। अगर यही चीज़ आप ध्यान में रखें, हम एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, इसका स्टेटस अगर हम ध्यान में रखें तो रेलवे पर एक चीज़ लिखा मिलता है हमको कि अगर आपके द्वारा फेंका गया कचरा
कल कोई और उठाता है तो आपके एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ कोई ऊंची जाति के लोग नहीं उठाते, वहाँ एक नीची जाति के लोग उठाते हैं। इसलिए हमें कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन देना सही है। अभी हमारे भाई ने ये कहा था कि हमेशा जो भी दलित का नेता स्वर्ण होते हैं, लेकिन कितने स्वर्णों का नेता दलित है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यूपी की जो सीएम रह चुकी है मायावती, वो भी एक दलित खानदान से बिलोंग करती है। उसके बाद ममता बनर्जी को भी मिलेंगे तो वो भी दलित से ही है। तो ऐसे कई नेता का एग्जाम्पल है जो इंडिया में दलित से है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारे बिहार में भी है लालू प्रसाद यादव, ये भी दलित से ही आते हैं। जीरो नंबर रिजर्वेशन एजुकेशन में सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि उस जाति का या फिर उस समाज के लोगों का विकास किया जा सके, बल्कि उन समाज के लोगों को जिनको अछूत माना जाता है उनको भी एक ऐसी जगह पे लाया जाता है, एक ऐसे क्लासरूम में या एक ऐसी जगह पे जहां बाकी जाति के भी लोग हैं, और उनको ऐसा फील नहीं कराया जाता है, उनको ऐसा फील कराने से बचाया जाता है कि वो किसी से कम है या उनके अंदर कोई कमी है या ऐसा कुछ मसला है। शुक्रिया। As you know that I agree with all your point. As you can give the example then, how many seats are vacant with the for economics? Whatever the Muslims are getting the seat in railway and UPSC with the help of caste. If there is not given the caste, then Muslim will not be elected. That will be rejected. Or you can go and throw out. Due to the caste, we are selected in every provision and like that in the caste. And every Kashmiri students, they are reading and the authority to read in the high level students with the help of caste. Stop. First of all, you have to understand the why you are getting the reservation. You have to make the equality of your country. If you are not going to understand the matter, it's your problem. Who is a depressed person? I know he have to get, but he have to be poor also. If a depressed person is a wealthy person, how they will get there? You have to think about the rational. You are thinking irrationally. Somebody will get like that. You have to think about that rationally. 19 मतीन अशरफ। बराबरी तब आएगी, मसावात तब होगा जब जुल्म की बुनियादें बदल जाएंगी। जात पर जब जब जुल्म होगा तब तब सहूलत जात की बुनियाद पे मांगी जाएगी। दूसरी बात यह है कि पसमानदगी जो होती है वो हमेशा पैसे से नहीं हुआ करती। कभी कभी आप अगर इंसान को इंसान न समझे तो वो हकीकत में पसमानदा हो जाता है, और ये देखने को मिलता हमारे समाज में। रोहित वेमुला की मिसाल हमारे सामने है। अब अगर हम नजर डालते हैं अपने आज के समाज पे, हम बहुत फख्र से कह रहे हैं हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उन बस्तियों और झुग्गियों और झोपड़ियों का दौरा करें जहाँ निचली जात के लोग रहते हैं, तो हकीकत में हमें उनके दुख और दर्द की कहानी समझ में आएगी। It is really one of the important burning issue of the society. लेकिन खास करके अगर हम अपने मुसलमान तबके की बात करें तो हम तो कहीं के नहीं हैं। इक़्तिसादी माशी एतबार से पसमानदगी की तरफ गामजन है, ये एक सच्चाई है। We all Muslims are deprived, even we are not economically strong and not financial. We are at sea. अब it is an intellectual debate, of course. all participants, आपका बेहद शुक्रिया। कुछ देर इंतजार कीजिए, तब तक हम गालिब के एक शेर से आपको बोलते हैं, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, खुश्क है जिसकी पर्दादारी है। Would you like to say something? लड़की आओ। टाइम हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी एक शेर। चरणों को जा रहा है ठगा, चरणों को जा रहा है ठगा, संविधान के नाम पर दिया दगा। चरणों को जा रहा है ठगा, संविधान के नाम पर दिया दगा। अब तू अपना ज़मीर जगा, अब तू अपना ज़मीर जगा, अब ना संभले तो सुनहरा कल न होगा। अब हमको ही लड़ना होगा, हमको ही लड़ना होगा। प्रतिभाशाली की हो रही है बदहाली, आज पनप गए जो कल थे गालिब।